हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैंपल को जानने से पहले हम देखते हैं कि सैंपल आता कहाँ से है। पूरी टोटल पॉपुलेशन या यूनिवर्स को हम चेक नहीं कर सकते। जैसे कोई रिसर्चर है, उसको अपनी डेटा कलेक्ट करके किसी भी टॉपिक के ऊपर एनालिसिस करना है तो वो पूरी होल पॉपुलेशन या होल यूनिवर्स की स्टडी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि उसके पास में टाइम का लिमिटेशन है, बजट का लिमिटेशन है, रिसोर्सेज बहुत ही कम होते हैं। तो जितना टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंग रिसर्च करने के लिए उसको पॉपुलेशन में से सैंपल को कलेक्ट करना होता है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सैंपल अनबायस्ड होने चाहिए। अगर बायसनेस आती है तो आपका रिजल्ट करेक्ट नहीं आएगा। तो आज की क्लास में हमें यही देखना है कि ये सैंपल कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे सैंपलिंग की जाती है। सैम्पलिंग दो तरह की होगी। फर्स्ट होती है आपकी रैंडम सैम्पलिंग, जिसे हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं, और सेकंड है आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम वर्ड का मीनिंग ये है कि जिसमें हर एक पॉपुलेशन में से किसी को भी अगर हम कलेक्ट करें तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया? इक्वल चांस उसको मिल रहा है। तो रैंडम सैम्पलिंग के अंदर जैसे हम लॉटरी मेथड को निकालते हैं, अगर आपके पास में 100 है तो आपने क्या किया, 100 इक्वल चिट्स बना दी और चिट बना करके आपने एक बॉक्स में रखा, बॉक्स को अच्छे से रोटेट किया और किसी भी एक अदर पर्सन को कहा आपने कि आप अपनी आइज क्लोज करके और उसमें से 10 सैंपल्स को निकाल दीजिए। तो यहाँ पे 100 में से 10 सैंपल्स को आपने निकाला है और ये जो 10 होंगे वो पूरी 100 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉपुलेशन यहाँ पे क्या हुई, 100 जो चिट्स आपने बनाई थी, और सैंपल आपका क्या हुआ, जो 100 में से 10 चिट्स आपने निकाली है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा हम लोग सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप टोटल पॉपुलेशन में से सैंपल निकालते हैं और यही सैंपल को हम आगे जा करके हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। तो जब उसमें से सभी के आने के चांसेस इक्वल होते हैं, इक्वल प्रोबेबिलिटी है, इक्वल चांस है कि वो सेलेक्ट हो जाएगा, ये आपकी रैंडम सैम्पलिंग कहलाती है। रैंडम सैम्पलिंग को हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं। अब रैंडम सैम्पलिंग को हमने आगे क्लासिफाई किया है। रैंडम सैम्पलिंग के अंदर हमने क्लासिफिकेशन किया है और इस क्लासिफिकेशन में सबसे फर्स्ट है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था लॉटरी मेथड का, तो इस तरीके से आप सबके आने के इक्वल चांस हो गए, जिसको हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहेंगे। सेकंड आपका होता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का मीनिंग ये है कि आप पर्टिकुलर किसी कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के उसको अलग अलग स्ट्रेटा में अलग अलग ग्रुप्स में बना लेते हैं। अब वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, आपने वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन ले ली या कोई आपने डेमोग्राफिक फीचर्स ले लिए। डेमोग्राफिक फीचर्स के अंदर जैसे आपने एज वाइज उसको है ना अलग अलग आपने एज ग्रुप बना दिए, या इनकम लेवल लिया तो आपने अलग अलग इनकम के लेवल्स बना दिए। तो बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग स्ट्रेटास बना देते हैं और स्ट्रेटा बनाने के बाद में फिर उसमें से हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं, तब आने के इक्वल चांस वहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो हमने दो देखे अभी तक। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर आपने कुछ भी नहीं किया, वो पूरी होमोजीनियस पॉपुलेशन थी, जिसको आप हिंदी में सजातीय भी कहते हैं। मतलब वहाँ पे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, इसलिए आपने वहाँ पे सैंपल्स को पिक कर लिया। सेकंड हमने बोला स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि अगर वो पॉपुलेशन का नेचर सेम नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, सजातीय नहीं है, तो आप उसको क्या करते हैं, सेम टाइप के ग्रुप्स बना लेते हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है पहले आपने उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई कर लिया। क्लासीफाई करने के बाद में जब वो ग्रुप्स बन गए तो हर एक ग्रुप के अंदर से आपने सैंपल को पिक कर लिया। ये कहलाती है आपकी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। थर्ड सैम्पलिंग आपकी होती है सिस्टोमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टोमेटिक के अंदर आपने क्या किया, जैसे मान लीजिए 1000 पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन 1000 है। जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी की स्टडी कर रहे हैं और उस 1000 को हम नहीं ले सकते, उसमें से हमको 100 लेना है। तो अब आप वहाँ पे क्या करते हैं, 1000 डिवाइडेड बाय 100, तो एवरी 10 नंबर पे आपका सैंपल आपको कलेक्ट करना है। तो आपने ये एक सिस्टम बनाया, अपनी तरफ से आपने चूज किया कि टोटल 1000 हमारे पास पॉपुलेशन है, उसमें से हम सैंपल लेंगे 100 की। तो वहाँ पे सिस्टम क्या किया हमने, कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। पॉपुलेशन में से आप सैंपल निकाल रहे, तो 1000 डिवाइडेड बाय आपने 100 किया तो 10 आपके पास में आ गया। तो आप
फर्स्ट जो लेते हैं वो कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपने निकाला, वो नंबर आया 4, तो 4 के बाद में +10 कितना हो जाएगा 40, 40 के बाद में +10 50, इस तरीके से 10 आप प्लस करते चले जाएंगे। तो ये एक सिस्टम आपका बना। तो फर्स्ट तो हमने सेलेक्ट किया, रैंडमली कोई नंबर पिक किया, और उसके बाद में फिर उसमें +10 आप करते चले जाएंगे। तो ये एक सिस्टम हुआ, उससे हमने इस सैंपल को चूज किया, तो ये कहलाती है आपकी सिस्टोमेटिक सैम्पलिंग। नेक्स्ट 4th तरीके होती है आपकी क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर के अंदर क्या करते हैं हम, जैसे सिस्टोमेटिक सैम्पलिंग में हमने किया था कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग आपने होमोजीनियस अलग अलग ग्रुप्स बनाए थे, लाइक डेट यहाँ पे भी क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर हम क्या करेंगे, अलग अलग क्लस्टर्स बनाते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं गुच्छे, है ना। तो ये होमोजीनियस ग्रुप्स बनाने, जैसे मान लीजिए कहीं पे इलेक्शन होना है और हमको ओपिनियन पोल वहाँ पे बनाने हैं, तो आप अलग अलग मोहल्ले में बना देंगे। तो फर्स्ट आपने क्या किया, देख लिया कि मुझे कहाँ पे करवाना है इलेक्शन, आपने एक ज्योग्राफिकल एरिया सेलेक्ट किया, उसके बाद में वहाँ पे पर्टिकुलर अलग अलग एरियाज के अंदर आपने ओपिनियन पोल बनाए, ठीक है। तो अलग अलग आपने क्लस्टर्स बना दिए। अब हर एक क्लस्टर में वहाँ से फिर आपने सैंपल पिक किया, उसको कहते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। और रैंडम सैम्पलिंग का सबसे लास्ट है आपका मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज के अंदर क्या हो रहा है, नेम से मुझे पता चल रहा है कि वेरियस स्टेजेस में जाकर के ये सैम्पलिंग कंप्लीट होगी। जैसे मुझे देखना है कि किसी गांव के अंदर पर्टिकुलर कौन सी फसल बहुत अच्छी हुई है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उस गांव को सेलेक्ट करते हैं कि मुझे कौन सा गांव लेना है। फिर गांव लेने के बाद में आप वहाँ का कोई भूखंड देखेंगे कि हाँ पर्टिकुलर मुझे ये वाला भूखंड लेना है। फिर उसके अंदर आप उस फसल के ऊपर, उस कमोडिटी के ऊपर जाते हैं और वहाँ के एरिया से टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ था उसकी आप स्टडी करते हैं। तो डिफरेंट स्टेजेस, 2 या 3 स्टेजेस के अंदर जाकर के जब सैम्पलिंग कंप्लीट होती है तो इसको हम कहते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो आपने प्रोबेबिलिटी या रैंडम सैम्पलिंग के अंदर टोटल 5 सैम्पलिंग देखी। सबसे फर्स्ट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सेकेंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जिसमें आपने अलग अलग स्ट्रेटा बनाए थे, थर्ड आपने स्ट्रक्चर सैम्पलिंग देखी, फिर फोर्थ क्लस्टर सैम्पलिंग, एंड फिफ्थ आपने देखा मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। नेक्स्ट आपका आता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग, या जिसको हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या हो रहा था, सेम टाइप के, मतलब कि वहाँ से सैंपल जो आप पिक करते हैं उसके आने के इक्वल चांसेस थे। लेकिन नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर क्या हो गया कि वहाँ पे सबके इक्वल चांस नहीं है सैंपल पिक होने का। इट मीन्स यहाँ पे बायसनेस देखने को मिलती है। तो जो रिसर्चर होता है या जो स्टडी करने वाला पर्सन है वो क्या करता है, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो सेलेक्ट करता है सैंपल को, अपने विवेक के अनुसार वो लेता है कि हाँ मुझे कौन सा लेना है। तो वो खुद अपने विवेक से, अपने रैंडम बिहेवियर से वो सेलेक्ट करता है, सॉरी रैंडम नहीं, रैशनल बिहेवियर से वो सेलेक्ट करता है कि उसका रैशनल बिहेवियर किस तरीके से है, उसको क्या ठीक लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो सैंपल को पिक करता है। वो कहलाती है आपकी नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसको भी फर्दर हमने क्लासीफाई किया है। सबसे फर्स्ट होता है आपका जजमेंट सैम्पलिंग। जजमेंट का मतलब ही यही है कि आप अपने विवेक से उसका प्रतिचयन करते हैं कि मुझे किसको लेना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करती हूँ कि कार बनाने वाली कितनी कंपनीज है उसके ऊपर मुझे स्टडी करनी है, तो मैंने उसमें ये देख लिया कि हाँ मुझे टाटा मोटर्स को भी लेना है, मुझे हुंडई मोटर्स को भी लेना है। तो ये मैंने अपने विवेक के अकॉर्डिंग किया कि अगर मैं इनको नहीं लेती हूँ तो मेरी स्टडी कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उसके अंदर इसका सबसे बड़ा रोल रहता है, या ज़्यादा से ज़्यादा कार लोग इस पर्टिकुलर ब्रांड की परचेज करते हैं। तो अपने विवेक के अनुसार लगता है कि हमारी स्टडी के अंदर ये चीज़ तो होनी चाहिए, यहाँ से मुझे सैंपल मिलना ही चाहिए, उसको कहते हैं जजमेंट सैम्पलिंग। सेकंड इसके अंदर आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस वर्ड से पता चल रहा है जो मेरे लिए कन्वीनियंट है। मतलब अगर रिसर्चर पूरी स्टडी करना है उसको, जैसे उसने ले लिया कि राजस्थान की मैं स्टडी करूँ तो राजस्थान में से मुझे टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट लेने हैं, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करता है वो उसकी अकॉर्डिंग करेगा, उसकी कन्वीनियंस क्या है, वो रहने वाला कहाँ का है, उसके आसपास का एरिया कौन सा है, कहाँ पे वो इजीली आ जा सकता है, कहाँ से वो प्राइमरी डेटा सेलेक्ट कर लेगा। तो उसकी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो डेटा सेलेक्ट किए जाते हैं कि हाँ मुझे यहाँ से सैंपल कलेक्ट करना है, ये कहलाता है उसकी कन्वीनियंस सैम्पलिंग। थर्ड आता है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग के अंदर भी हम इसी तरीके से कर रहे हैं, जैसे आपका एज ग्रुप क्या है, आपका है ना रिलीजन क्या है, आपकी ट्रेडिशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने अपने अकॉर्डिंग कि मुझे कोई स्टडी करनी है तो मुझे कौन कौन से रिलीजन पे स्टडी करनी है,
इतने सारे रिलीजन्स है, तो मैंने कह दिया कि इनमें से 4 रिलीजन पे हम स्टडी करेंगे। मुझे ये देखना है कि मेरी कंपनी है वो रेडीमेड गारमेंट्स बना रही है, तो रेडीमेड गारमेंट्स हम लोग चिल्ड्रंस के लिए बनाएंगे। तो ये मैंने चूज़ किया कि मेरे लिए कौन सा एरिया परफेक्ट रहेगा, कहाँ मुझे काम करना है, तो मैंने उसको अपने अकॉर्डिंग लिया। वो कहलाता है कोटा सैम्पलिंग। और लास्ट आता है आपका सिक्वेंशियल सैम्पलिंग। सिक्वेंशियल के अंदर हम क्या करते हैं, एक सिक्वेंस बना लेते हैं कि सबसे फर्स्ट स्टेज पे हम ये काम कर रहे हैं, फिर हमने सेकंड यहाँ से किया है, थर्ड यहाँ से किया है। तो ये जितने भी नॉन रैंडम सैम्पलिंग के पार्ट है, वहाँ पे क्या हो रहा है, आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। यहाँ पे इक्वल चांस नहीं मिल रहा है किसी के भी आने का। आप अपनी साइड से देखते हैं, आपका अपना माइंडसेट होता है कि हाँ मुझे कहाँ से सैंपल लेना चाहिए, वहाँ से आपने लिया। तो यहाँ पे हमने देखा नॉन रैंडम सैम्पलिंग में सबसे फर्स्ट था आपका जजमेंट सैम्पलिंग, आपने अपने विवेक के अनुसार उसका चयन कर लिया। सेकंड आपने देखा है यहाँ पे कन्वीनियंस सैम्पलिंग, रिसर्चर की जहाँ पे कन्वीनियंस लगती है उसके अकॉर्डिंग वो कन्वीनियंस जो कन्वीनियंट है उसके लिए वहाँ से वो सैंपल पिक करके स्टडी करता है। थर्ड आपने कोटा सैम्पलिंग देखा और फोर्थ आपका था सिक्वेंशियल सैम्पलिंग। तो इस तरीके से सैम्पलिंग को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो टोटल होल पॉपुलेशन की स्टडी नहीं करके हम सैंपल की स्टडी करते हैं, और उसके पीछे रीज़न ये होता है कि हमारे पास में लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, और उसी के अंदर उस स्टडी को हमें कंप्लीट करना होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सैम्पलिंग कितने टाइप की होती है और किस तरीके से सैंपल्स लिए जाते हैं। थैंक यू।